गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम में हम एटम के स्ट्रक्चर कई साइंटिस्ट ने दिए थे, उसमें से जो मेजर मॉडल साइंटिस्ट ने दिए हैं कि एक एटम कैसा दिख सकता है, तो उसको हम आज स्टडी करेंगे। उनमें से कुछ को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। सबसे पहला जो मॉडल था, जो थोड़ा बहुत सही लगा था, वेरीफाई हम कर सकते थे कि हाँ उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सही हैं, वो सबसे पहले दिया था जे थॉमसन ने। ठीक है, आपने हेडिंग लिखनी है थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम, कि उन्होंने एटम का मॉडल किस तरीके से दिया था। सबसे पहले आप देख सकते हैं जो थोड़ा सा करेक्ट था वो थॉमसन के द्वारा ही दिया गया था। ठीक है, तो थॉमसन ने क्या कहा था, आप यहाँ पे उनका मॉडल देख सकते हैं कि उन्होंने एटम का डायग्राम कैसे ड्रॉ करवाया था या किस तरीके से वो रिप्रेजेंट कर रहे थे कि एटम हो सकता है। ये डायग्राम अपने कॉपी में भी ड्रॉ करना है। सो उनके अकॉर्डिंग जो एटम है वो आप देखेंगे यहाँ पे राउंड शेप में है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा एटम एक पॉजिटिव स्फेयर है। स्फेयर का मतलब होता है ये जो राउंड शेप में है, ठीक है, सर्कल, इसको हम स्फेयर कहते हैं, मतलब एक गोले की तरह, जैसे बॉल होती है बिल्कुल उस तरीके से है। ठीक है, पॉजिटिव आप समझ रहे होंगे, प्लस मैंने आपको बताया था कि क्या होते हैं, एक एटम के अंदर प्लस चार्ज पार्टिकल भी होंगे, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होंगे जिसे प्रोटॉन कहते हैं, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होंगे जिसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इनडायरेक्टली उन्होंने क्या बताया कि जो प्रोटॉन, जो पूरा का पूरा एटम है वो प्रोटॉनिशियस ही एटम हो गया एक तरीके से, कि सारा का सारा पॉजिटिवली चार्ज एटम होता है। अब बात आई कि इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा फिर। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है, आप देखेंगे यहाँ पे बहुत छोटे छोटे सर्कल्स बना रखे हैं जिसके अंदर माइनस लिखा हुआ है। ये माइनस रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन को। अकॉर्डिंग टू थॉमसन पूरे के पूरे एटम को पॉजिटिवली स्फेयर उन्होंने कहा, और जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके बीच में कहीं इम्बेडेड है। इम्बेडेड मीन्स धसे हुए हैं। इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं वाटरमेलन, खरबूजे से। खरबूजे को अगर आप देखेंगे वो पूरा एक स्फेयर है, अकॉर्डिंग टू हिम वो पूरा का पूरा जो खरबूजा यानी वाटरमेलन है वो एक एटम है। उस एटम को उन्होंने पॉजिटिवली चार्ज्ड कहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम पॉजिटिवली चार्ज्ड वो एटम हो गया। अब आप उस वाटरमेलन को कट करेंगे तो आपको बीच में उसके बहुत सारे सीड्स दिखाई देंगे, बीज दिखाई देंगे। तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन भी बिल्कुल उसी तरीके से किसी एटम के अंदर रहते हैं, बिल्कुल बीच में कहीं भी एम्बेडेड होते हैं। तो बेसिकली उन्होंने वाटरमेलन के लुक अलाइक का ही एक मॉडल दिया था एटम के लिए। ये डायग्राम आपने कॉपी में ड्रॉ करना है। तो उन्होंने जो लिखा था, उन्होंने जो बताया था वो आपने लिखना है। थॉमसन्स प्रपोज दैट एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर, जो भी आपको बताया गया है, एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, उसके अंदर रहते हैं। सेकेंड है द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड शब्द आप बहुत बार सुनेंगे। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है नंबर्स। ठीक है, किसी भी वैल्यू को अगर हम नंबर्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो उसे हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 प्रोटॉन, मतलब दोनों का जो वैल्यू है वो 4 आएगा, यानी एक जैसे नंबर का आएगा। सो दे आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। क्योंकि वो दोनों सेम होते हैं और एक प्लस है एक माइनस है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसीलिए एक एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी उस पर देखा जाए तो कोई चार्ज नहीं रहता है, क्योंकि दोनों चार्जेस ने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस आउट कर दिया है। इसीलिए एटम एकदम न्यूट्रल रहता है, उसमें कोई भी चार्ज नहीं रहता है। ठीक है, नेक्स्ट मॉडल दिया था अर्नस्ट रदरफोर्ड ने। तो आप नेक्स्ट मॉडल लिखना है अर्नेस्ट रदरफोर्ड का। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एटम का जो मॉडल दिया था उसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, और उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ही उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में, सॉरी एटम के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी कि एक एटम का स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए उन्होंने गोल्ड की फॉइल ली थी। फॉइल आपकी जैसे कोई शीट होती है वही है, कोई भी कागज़ वगैरह शीट होगी उस तरीके से। गोल्ड की फॉइल उन्होंने इसीलिए सेलेक्ट की थी क्योंकि गोल्ड को बहुत ज़्यादा थिन यानी पतला किया जा सकता है। तो जो गोल्ड फॉइल उन्होंने सेलेक्ट की थी वो केवल 1000 एटम्स जितनी ही मोटी थी, इतनी थी। कहने का मतलब है बहुत ज़्यादा थिन थी, बहुत ज़्यादा पतली थी। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने जो दूसरा यूज़ किया था वो है फास्ट मूविंग अल्फ़ा पार्टिकल्स। अल्फ़ा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो अब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में किया ये था
कि ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, इनकी रेज़ या इन पार्टिकल्स को बहुत ज़्यादा स्पीडली डाला गया था, थ्रो किया गया था किस पे, गोल्ड के फॉइल पे। ये जो बड़े सर्कल्स आपको दिख रहे हैं, ये गोल्ड के फॉइल हैं, ठीक है। तो इसमें आपको बताया था 1000 एटम्स जितनी थिकनेस है, तो ये बिल्कुल एक एक एटम दिखा रखा है गोल्ड का, ठीक है। सामने से आ रही हैं पॉजिटिवली चार्ज अल्फ़ा पार्टिकल्स। तो आप देखेंगे यहाँ पर मोस्टली ये 4 लाइंस आप देखेंगे तो बिल्कुल सीधी जा रही है। अल्फ़ा पार्टिकल्स यहाँ से सोर्स से डाले गए हैं और ये बिल्कुल सीधे जा रहे हैं, इनका पाथ बिल्कुल स्ट्रेट है। तो आप समझ सकते हैं, एक तो वो रेज हो गई या वो पार्टिकल्स जो हो गए जिनका पाथ बिल्कुल स्ट्रेट था। नेक्स्ट आप यहाँ देखेंगे इस वाली रे को, तो ये रे बेसिकली सेंटर से, ठीक है, पार्टिकल के सेंटर से टकराने के बाद ये आ चुकी है, वापस मुड़ गई है, दिख रहा है आपको। तो ये आपका हो गया टाइप 2, यानी कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो मुड़कर वापस आ रहे थे। देन देयर इज़ टाइप 3, वो इस सेकेंड लास्ट वाली आप देखेंगे, ये सेंटर के बहुत नज़दीक से गुजरी है और सेंटर के नज़दीक से गुजरने के बाद ये ना तो वापस आई है और ना ही स्ट्रेट गई है, इसका पाथ थोड़ा सा डेविएट हो गया है, थोड़ा सा मुड़ चुका है। तो इस 3 तरह की बेसिकली हमने अल्फ़ा पार्टिकल्स का 3 तरीके का पाथ देख लिया है। अब ये पाथ क्यों इतना डिफरेंट था? वैसे तो सारा सेम होना चाहिए था कि गोल्ड फॉइल वही थी और अल्फ़ा पार्टिकल्स वही थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो उसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ेंगे कि क्या एक्चुअल में हुआ था, उन्होंने क्या ये चीज़ें नोटिस की थी। तो उन्होंने ये चीज़ जो 3 तरह की रेज़ उन्होंने नोटिस करी हैं बाद में, उसके हिसाब से वो ये कह रहे हैं कि किसी भी एटम का मोस्टली जो स्पेस रहता है, जगह रहती है, वो बिल्कुल एम्प्टी है, खाली है, क्योंकि ज़्यादातर जो अल्फ़ा पार्टिकल की रेज़ थी वो बिल्कुल सीधी चली गई थी। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी एटम का मोस्टली पार्ट बिल्कुल एम्प्टी है, ठीक है। नेक्स्ट जो रेज़ उन्होंने देखी थी वो उन्होंने कहा था कि कुछ पार्टिकल्स तो वो डिफ्लेक्टेड हो गए थे अपने पाथ से, अपने जगह से डिफ्लेक्ट हो गए थे, थोड़ा सा मुड़ गए थे। ये टाइप 3 वाली थी जो आपको अभी डायग्राम में बताई थी, ये सेंटर से थोड़ा सा डेविएट हो गए थे, मुड़ गए थे, ये सीधे नहीं गए थे, ओके। नेक्स्ट उन्होंने एक बात और बताई थी कि कुछ पार्टिकल्स सेंटर से टकराने के बाद वहाँ से बिल्कुल वापस मुड़ गए थे, ठीक है। तो ये 3 तरह की चीज़ें जो अभी आपको बताई थी वो उन्होंने नोटिस करी थी और इसी के बेस पे, इसी एक्सपेरिमेंट के बेस पे उन्होंने न्यूक्लियर का एटम मॉडल उन्होंने बताया था। तो ये आपने पूरा लिखना है। ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड पुट फॉरवर्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। एटम का एक न्यूक्लियर मॉडल था। तो देखिए उन्होंने न्यूक्लियर मॉडल क्या कहा, देयर इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस, इसी से नाम आया है न्यूक्लियर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हिम किसी भी एटम के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन होता है, ठीक है, और इस सेंटर को न्यूक्लियस कहते हैं। नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन अ न्यूक्लियस। अगर हम पूरे एटम को देखें, आपको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था, तो आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन के मास को हम नेग्लिजिबल मानते हैं, बिल्कुल ज़ीरो मानते हैं, जबकि प्रोटॉन के मास को 1 यूनिट मानते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से देखें, जहाँ प्रोटॉन होगा वहीं उसका पूरा का पूरा मास होगा एक एटम का। तो अगर सेंटर में है, न्यूक्लियस में है, तो न्यूक्लियस में ही सारे एटम का मास होगा। सेकेंड है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। जो एटम है उसके सेंटर में प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन उसके साइड में चक्कर लगाते हैं, ठीक है, घूमते हैं सर्कुलर पाथ में। थर्ड उन्होंने कहा था द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू द साइज ऑफ एटम्स। एटम बहुत बड़ा होता है लेकिन उसका न्यूक्लियस बहुत छोटे साइज़ का होता है, लेकिन जो एटम का वेट होता है वो इस न्यूक्लियस की वजह से ही होता है। वो भले ही साइज़ में छोटा होता है लेकिन भारी इसी वजह से होता है, न्यूक्लियस की वजह से ही होता है। इसके अलावा भी रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ कमी थी, ड्रॉबैक्स थे,
तो नेक्स्ट आपने रदरफोर्ड की पूरी हेडिंग लिखनी है, ड्रॉबैक्स थे। तो उनके अकॉर्डिंग ड्रॉबैक ये था कि अगर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि बताया कि वो साइड में सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाते हैं, घूमते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। अगर वो मूव करते रहेंगे तो ऐसी सिचुएशन आएगी कि वो एक दूसरे से टकराएंगे, टकराने के बाद एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज़ होगी या फिर एनर्जी बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाएगी, या तो कम होगी या फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिस वजह से क्या हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन जो किनारे रहते थे ये गिर के सेंटर में न्यूक्लियस के पास जा सकते हैं। अब ऐसा तो इनके ही मॉडल में जो उन्होंने बताया था उसी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। इसलिए ये उनके मॉडल की सबसे बड़ी कमी थी कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशनिंग को वो बहुत अच्छे से नहीं बता सके थे। प्रोटॉन के बारे में तो उन्होंने बहुत क्लियर सही बताया दिया था, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन की पोजीशनिंग या इलेक्ट्रॉन किस तरीके से न्यूक्लियस के चारों ओर रोटेशन कर रहे हैं उसको थोड़ा सा रिवोल्यूशन कर रहे हैं उसको थोड़ा सा उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ये उनका ड्रॉबैक है। इतना आपने आज कॉपी में लिखना है।